So guys, today we are going to discuss why Trump attacked Venezuela and abducted their president and his wife, how the global leaders are going to react to it because they are most concerned about this particular thing that has happened. Okay, what is the real motive behind America's stance? What they really want to achieve from this? How it is going to impact the oil markets and the global financial system as well. So that is what we'll be discussing in this particular session. Now guys, the thing is, सबसे पहले क्या हुआ? On 3rd of January 2026, अमेरिका ने क्या किया? सबसे पहले वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अबडक्ट किया, ठीक है। उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए? उसको बोला गया कि आपके ऊपर सब्सटेंस ट्रैफिकिंग का या ड्रग ट्रैफिकिंग का उन्होंने चार्जेस लगा दिए, ठीक है। उन्होंने उसको अबडक्ट करके दे टुक हिम टू न्यूयॉर्क फॉर एज ही इज फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस, राइट। और साथ में प्रेसिडेंट ने ट्रंप ने क्या बोल दिया कि यार अब ना वेनेजुएला के सारे रिसोर्सेज को ना फॉर द टाइमिंग वील बी हैंडलिंग, ठीक है। ये वर्ल्ड के सबसे मेजर ऑयल सप्लायर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद भी दे आर नॉट हैंडलिंग द थिंग्स प्रॉपरली, ठीक है। और इनकी कंट्री के अंदर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ मिस गवर्नेंस, तो हम उसको मैनेज करेंगे और उसके थ्रू यहाँ पर विल बी इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द कंट्री एज वेल, विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जिससे कि यहाँ के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके। वंस द ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी इम्प्रूव्ड तो डेफिनेटली ऑयल का सप्लाई बेटर हो पाएगा, वर्ल्ड ओवर के अंदर ऑयल की सप्लाई बेटर हो पाएगी एंड वी विल ऑल मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड वील शेयर दैट थिंग विद द वेनेजुएलन people as well. So that is what the whole idea is all about. अब guys एक बात सोचो, this is not the first time that America has done this thing. अगर हम 1950s से अगर हम बात करें या let's talk about कि just after the World War, अगर हम इसकी बात करें तो अमेरिका जो था ना वर्ल्ड वॉर के बाद, as you all know that America became the world super power, ठीक है। लेकिन अमेरिका के साथ ना बहुत चीटिंग हो गई थी वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या कि उससे पहले जितनी भी कंट्रीज थी जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स बनी थी, उनके पास एक ऑप्शन था टू एक्चुअली डोमिनेट द होल वर्ल्ड, राइट, टू कॉलोनाइज डिफरेंट कंट्रीज, जिससे कि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज और अपनी मार्केट्स को सिक्योर कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन ने इंडिया को अगर कैप्चर किया हुआ था, उसका मेजर रीजन यही था ना कि इंडिया से रॉ मटेरियल ला सके, वो अपनी कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर और उसको वापस इंडिया के अंदर ही सेल कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली थ्रू दैट दे विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन यूएसए के साथ क्या हुआ ना, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि न्यूक्लियर वेपन्स उस टाइम तक आ चुके थे, ठीक है। और अमेरिका के पास ही थे उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। अब वहां से उनके पास उन्होंने क्या बोला कि देखो यहाँ से नाउ नोबडी इज गोइंग टू कॉलोनाइज एनी कंट्री, ठीक है। दैट वाज द रूल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड। अब जैसे ही रूल एस्टैब्लिश होगा, लेकिन यार सिंपल सी बात है, मैं तो सुपर पावर हूं, मुझे तो अपनी डोमिनेंस को असर्ट करना है। तो उन्होंने ना 3 मेथड्स को मेजर उन्होंने यूज किया टू असर्ट देयर डोमिनेंस। फर्स्ट वॉज द कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी। यार ये वो वाली बात होगी, लेट सपोज कि अब सिंपल सी बात है, आपको पता है उस टाइम पे जितनी भी आज तो देखो जैसे फिर भी जितनी भी इकोनॉमीज रन कर रही हैं, बहुत सारी सर्विस इकोनॉमीज भी हैं, ठीक है। लेकिन पहले उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं 1950s की बात करता हूं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्यादातर ग्रोथ जो आ रही थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आ रही थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, राइट। तो अब यूएस को ये इंश्योर करना था कि अगर उसको अपने सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करना है तो उसको नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, बहुत सारी ना अब यूएस नॉर्थ अमेरिका बेसिकली साउथ अमेरिका के अंदर ना बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि ना नेचुरल रिसोर्स रिच थी, ठीक है, एंड दे वर पुअर एज वेल। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन कंट्रीज के लिए ना इन्होंने क्या किया, दे केम अप विद कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी। कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी क्या थी, उन्होंने क्या बोला कि यार देखो अब इसके अंदर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम EHM भी बोलते हैं, इकोनॉमिक हिटमैन स्ट्रैटेजी एज वेल। अब वो क्या है, एक बार लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब गाइस इसके अंदर क्या हो रहा है ना कि कोई भी अगर एक कोई लैटिन अमेरिकन कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे इक्वेडोर हो गई, ठीक है, या फिर चिले हो गई, ये जितनी भी कंट्रीज थी, इनके अंदर क्या थे, इनके पास ना नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे थे, लेकिन ये देवर पुअर कंट्रीज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स होना और उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसके अंदर दोनों में बहुत डिफरेंस था, राइट। क्योंकि पहले अगर वो इतनी पुअर कंट्रीज हैं तो उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि उसको मैं एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकूं अपनी कंट्री के लिए। तो इन्होंने क्या किया, दे केम अप विद अ सर्टेन प्लान। इन्होंने क्या बोला कि हम वर्ल्ड बैंक के थ्रू हम इन लोगों को लोन्स दिलवाएंगे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक को ज्यादातर पैसा कौन देता है, यूएसए। तो यूएसए क्या करता था, इनको फंड करता था,
कि आप जाकर ना इन कंट्रीज के अंदर इनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पैसा दो। अब ये कंट्री में जाकर जो इकोनॉमिस्ट जो होते थे वो यहाँ पर पूरा प्लानिंग बनाते थे, पूरा इकोनॉमिक फोरकास्ट करते थे और उसके बेसिस पर आपको बोलते थे कि अगर आपको $1 बिलियन लोन मिलेगा तो आप यहाँ पर अपनी कंट्री को ग्रो कर सकते हो, यहाँ पर पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो आपकी कंट्री ग्रो कर पाएगी। या फिर जो भी नेचुरल रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे जिससे कि आप उससे नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसके थ्रू आप सेल करके यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी और उससे हमारी भी रॉ मटेरियल की लाइंस को सिक्योर हो जाएंगी और ऑन टॉप ऑफ इट ऑल ऑफ अस कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। और आप जो भी आप उससे अर्न करोगे उससे आप हमारे लोन को भी पे ऑफ कर देना। बट इट केम अप विद अ सर्टेन कैवियाट या कंडीशन। वो कंडीशन क्या थी कि आप जो ये पैसा जो यूज करोगे ना वो सिर्फ हमारी ही यूएस की कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट्स दोगे और वही यहाँ पर आके बिल्ड करेंगी, तब जाके हम आपको ये पूरा करेंगे आपके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तभी हम आपको ये पूरा सिस्टम को करेंगे, ठीक है। अब व्हाई इट वाज कॉल्ड अ कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी? कैरेट इन व्हाट वे? जो वहां का लोकल लीडर है, जो उस कंट्री का लीडर है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसको ये बोला गया भैया देख या तो तू मान ले इस चीज को तो आई विल रिवॉर्ड यू, दैट वाज द कैरेट, ठीक है। अगर आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको आई विल मेक यू एंड योर फ्रेंड सर्कल एक्सट्रीमली रिच और साथ में हम आपको ये लोन्स भी दे देंगे। और अगर आप नहीं मानोगे तो देन देयर विल बी स्टिक, देन देयर विल बी अ पनिशमेंट। अब उससे वो एक्चुअली से करना क्या चाह रहे थे? क्योंकि देखो एक चीज समझो, जो इकोनॉमिक फोरकास्ट थे ना वो इतने ज्यादा लिबरल थे, इतने ज्यादा अच्छे से कर रखे थे कि यार वो मतलब बेसिकली आइडिया वॉज कि ये कंट्री बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी जबकि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाएगी। दैट वाज द होल आइडिया। इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाती लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक फोरकास्ट बहुत अच्छे कर दिए थे। अब हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज कंट्रीज रियलाइज्ड कि यार हम लोग तो पे ऑफ नहीं कर पा रहे, हमारे तो इतने टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो पा रहे, हम पे नहीं कर पा रहे, हम पे नहीं कर पाएंगे तो वर्ल्ड बैंक के सामने डिफॉल्ट हो जाएगा और अगर वर्ल्ड बैंक के सामने डिफॉल्ट हुआ तो दैट इज द टाइम वर्ल्ड बैंक विल से कि यार अब आपको कुछ भी करके पेमेंट करना पड़ेगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दे विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू गिव देयर नेचुरल रिसोर्सेज एट अ चीपर प्राइस और उसका कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? यूनाइटेड स्टेट्स के। तो इवन विदाउट कंट्रोलिंग द कंट्री, इवन विदाउट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, बेसिकली आप उसको एनेक्स नहीं कर रहे हो, इन्वेड नहीं कर रहे हो और उसके बाद भी उसके सारे नेचुरल रिसोर्सेज एवरीथिंग यू आर कंट्रोलिंग। दैट वाज द होल पॉइंट। तो इसके थ्रू एक स्ट्रैटेजी उनकी क्या थी, जो ऐसे टाइप की कंट्रीज थी जहां पर पैसा नहीं, जहां पर इतना पैसा नहीं था उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उन कंट्रीज के लिए वो ये स्ट्रैटेजी यूज करते थे। अब एक दो कंट्रीज के अंदर उन्होंने करना स्टार्ट किया, उन कंट्रीज में बाद में रियलाइज हुआ कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज उन्होंने कंट्रोल करने स्टार्ट कर दिए। तो आने वाले टाइम पे दी अदर प्लेयर्स वर नॉट विलिंग टू डू दैट। तो दैट इज व्हेन दे केम अप विद जैकल स्ट्रैटेजी। जैकल स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या है? बेसिकली कि CIA के लोग थे, जो CIA के मतलब कुछ ऐसे लोग एफिलिएट्स थे, उन्होंने बोला कि यार अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो आप इनके रिजीम चेंज करवा। तो दैट वाज द होल आइडिया। तो वो क्या करते थे, वहां पर या तो प्रेसिडेंट को असैसिनेट करवा देते थे या फिर वो दूसरे पार्टी को इतनी फंडिंग प्रोवाइड कर देते थे कि वो वहां पर इलेक्शन जीत जाती थी या फिर वहां पे वो केओस क्रिएट करवा देते थे। बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स दे यूज्ड टू गेट द थिंग्स वन वे और द अदर, ठीक है। तो एक तरीका तो उनके पास ये था, लेकिन ये तरीका एज आई जस्ट सेड ये उन्हीं कंट्रीज में चल सकता था जो इकोनॉमिकली वीक थी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंट्री है जिसके इकोनॉमिकली वीक नहीं है, अगर उसको भी बोलेगी नहीं यार तू मेरे से लोन ले, क्योंकि देखो यूएस का काम ना सिर्फ ये भी नहीं था कि सिर्फ लोन देना, यूएस का काम ये भी था कि यार मुझे ना वर्ल्ड में एक ट्रस्ट सिस्टम भी मेंटेन करना है कि द अदर प्लेयर्स दे ऑल ट्रस्ट मी ऑल्सो, ठीक है। तो वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते थे। अब इतने में क्या हुआ, दूसरी जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना वो थे ऑयल्स, जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर मेजरली था। एंड ऑयल वाज डूइंग वेल एज अ कमोडिटी, राइट, क्योंकि 70s 80s के अंदर ऑयल के प्राइसेस 4 टाइम्स हो चुके थे, ठीक है, जिसकी वजह से ऑयल कंपनीज जितनी भी कंट्रीज थी ना ये सारी की सारी देवर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब इनके पास, इनको जाकर वो ये नहीं बोल सकता था कि आप डेवलपमेंट के लिए हमसे पैसा ले लो, राइट, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए पैसा लेने के लिए उनके पास वो कह रहे मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, आई डोंट नीड मनी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आई ऑलरेडी हैव द मनी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिकॉज ऑयल वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, तो उन्होंने उसको बोला कि यार देखो इन कंट्रीज के लिए उन्होंने एक नया रूल निकाल दिया विच वॉज लेटर नोन एज द पेट्रो डॉलर सिस्टम। पेट्रो डॉलर सिस्टम 1970s के अंदर आया। पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या था, बेसिकली इन्होंने बोला कि यार देखो लेट्स सपोज आप सारे ना ऑयल कंपनीज हो, कंट्रीज हो जिनके पास ऑयल है, मैंने आपको बोला यार देखो मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑयल को
एज अ वेपन यूज नहीं करोगे, दैट इज वन, बिकॉज ऑयल फंडामेंटली पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कभी भी पॉलिटिकली आप ऑयल को यूज नहीं करोगे कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैंप को सपोर्ट कर रहे हो और दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, और अगर आपने ऐसा किया तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। सेकेंड थिंग, उन्होंने बोला कि साथ में आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सेल ऑयल ओनली इन डॉलर्स। वो कह रहे हैं कि यार सिंपल सी बात है, ये जितनी भी कंट्रीज हैं अगर ये ऑयल सिर्फ डॉलर्स में सेल करेगी तो जिस कंट्री को ऑयल बाय करना है उसको कंपल्सरीली ऑयल चाहिए, डॉलर्स चाहिए, तो उसको ना करते हुए भी डॉलर सिस्टम के अंदर का पार्ट बनना ही पड़ेगा। दे हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर उनके पास डॉलर्स ही नहीं है, हाउ विल दे बाय ऑयल, और ऑयल इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। तो ये एक तरीका था पूरे वर्ल्ड को डॉलर बेस्ड सिस्टम में लाने के लिए, डॉलर बेस्ड सिस्टम में लाने का एक सबसे बड़ा तरीका था। और साथ में ये भी था कि पेट्रोलियम से या ऑयल को सेल करके जितने भी आप डॉलर्स अर्न करोगे और जो आपके पास सरप्लस डॉलर्स होंगे, जो ऑयल कंपनीज हैं या जो कंट्रीज हैं ना मिडिल ईस्टर्न, उनका जितना भी डॉलर्स आएंगे वो सारा का सारा पैसा आप यूएसए में वापस इन्वेस्ट करोगे, मतलब इन द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। अब सऊदी अरेबिया और बाकी जितनी कुछ, जो देखो सऊदी अरेबिया ने इसको सबसे पहले इजीली मान लिया, ठीक है। तभी आपने आज तक सऊदी अरेबिया का एज अ डिक्टेटरशिप हमेशा एक पॉजिटिव लाइट में ही सुनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप हमेशा पॉजिटिव ही सुनते हो ना, ईरान के बारे में हमेशा नेगेटिव सुनते हो, इराक के बारे में हमेशा नेगेटिव सुनते हो। क्यों सुनते हो? क्योंकि उन्होंने कुछ अलग जाने की कोशिश करी थी इससे। लेकिन आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑल द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ऑल द जियोपॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग, ऑल द डिप्लोमेसी विच द कंट्रीज आर फॉलोइंग, it all boils down to the things which I'm telling you right now. If you understand these things properly, then you understand the whole geopolitical system. Petrodollar is most important. और जिसने पेट्रोडॉलर के अगेंस्ट गया, USA has turned against them. या जो कंट्री जो वीक कंट्री थी, जिसका नेचुरल रिसोर्स उनको चाहिए था, वो कंट्री अगर उनकी बात नहीं मानती और लोन नहीं लेती तो उस कंट्री के अंदर या तो उन्होंने रिजीम चेंज करवा दिया या उनको असैसिनेट ही कर दिया, प्रेसिडेंट को या उनके जो लीडर को ही असैसिनेट कर दिया, या कुछ भी करके वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली दोज कंट्रीज कुड नॉट ग्रो बिकॉज दे वर गोइंग अगेंस्ट द यूएसए's सिस्टम और आइडियोलॉजिकल बिलीव्स से अगेंस्ट जा रहे थे वो। अब नाउ गाइस द थिंग इज, सेकेंड चीज आ गई पेट्रो डॉलर्स, ठीक है। अब सोचो इराक के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, सद्दाम हुसैन के साथ क्या प्रॉब्लम थी। सद्दाम हुसैन ने सबसे पहले ये बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मैं अब ऑयल जो है ना वो डॉलर्स में सेल नहीं करूंगा, मैं सेल करूंगा डॉलर्स यूरोस में। जैसे ही अब ये बात स्टार्ट हुई, अब बात पता है क्या होती है कि यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। उसने बोला कि यार देखो, अगर इसने यूरोस में आने की कोशिश करी तो थोड़े टाइम में बाकी लोग भी आने की कोशिश करेंगे। आई कैन नॉट लेट दैट हैपन, आई हैव टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी रीजन लाकर, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है सद्दाम हुसैन के पास, उसके लिए हम उसको अटैक कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर देंगे ये लोग। एंड दे ऑलरेडी हैव मीडिया कंट्रोल, दे कैन एक्चुअली गिव यू एनी नैरेटिव दैट दे वांट टू, राइट। जो नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं ये आपको देंगे और आप मान भी लोगे क्योंकि आप उतना ही सुनते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप उसके ऊपर आप दिमाग भी नहीं लगाओगे क्योंकि ना आप वहां पर हो ना आपको पता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहले नैरेटिव आया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सिमिलर केस हुआ लिबिया के अंदर, गद्दाफी ने बोला कि भैया मैं गोल्ड बैग्ड दिनार, उनकी जो करेंसी थी दिनार, दैट विल बी गोल्ड बैग्ड, मतलब डॉलर को बाईपास करने की कोशिश। द मोमेंट यू स्टार्ट बाईपासिंग द डॉलर, इसका मतलब एक आप पेट्रो डॉलर सिस्टम से बाहर हो गए, दूसरा वो पैसा जो है यूएसए में भी नहीं आएगा। देखो यूएसए में पैसा वापस लाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन पता है और क्या था? क्योंकि अगर यूएसए में आप सारा पैसा वापस, जो सरप्लस पैसा होगा, अगर आप यूएसए के डॉलर्स उनमें ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो इससे यूएसए की बोरोइंग कॉस्ट नहीं कम हो जाती। यूएसए की बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी ना, मैं यूएसए में वापस पैसा डाल रहा हूँ, और जब सारे के सारे लोग बॉन्ड खरीदना चाहेंगे तो फिर यील्ड कम हो जाएगी ना बॉन्ड की, एंड अल्टीमेटली उनको सस्ते पैसा मिल जाएगा, तो दैट इज गुड फॉर देम। उनको पैसा भी इजीली मिल जाएगा, वर्ल्ड के अंदर डोमिनेंस भी हो चुकी है, और ऊपर से किसी भी कंट्री को अगर, और हर कंट्री को ऑयल की जरूरत है, जिस कंट्री को बाय करना होगा उसको डॉलर चाहिए ही चाहिए। उसको डॉलर किससे लेने पड़ेंगे? हमसे लेने पड़ेंगे। एंड दैट इज हाउ दे कैन कीप एवरीवन इन द डॉलर बेस्ड सिस्टम। अब वेनेजुएला का केस ऐसा था बिकॉज वेनेजुएला ऑलरेडी हैड गुड ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। तो ये उसको कभी भी कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी में नहीं ला पाए थे, और वो खुद ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। 2002 के अंदर आते आते ना
क्योंकि देखो एक बात समझो, अर्ली 2000s तक यूएसए मतलब सुपर पीक पे था अपनी, मतलब आज 2008 के बाद जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कंप्लीट हुआ, उसके बाद ना यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम उनकी साइंस ऑफ वीकनेस आनी स्टार्ट हुई, और ऊपर से चाइना एक ऐसे लेवल पर 2008 तक आना शुरू हो चुका था कि नाउ चाइना कैन एक्चुअली स्टार्ट असर्टिंग इट्स पावर और इन्फ्लुएंस, बट वो उतना भी पावरफुल तब तक नहीं हुआ था। बट एक होता ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा पावर आनी शुरू हो गई है। बट अगर आप 2000s की बात करो, इट वॉज यूएस ऑल द वे, there was no other country who could come in anywhere in comparison, nothing could compare with the might of United States, right? और 2000s के अंदर भी सर्विस इकोनॉमी इतनी कोई बड़ा पार्ट नहीं था, बिकॉज IT was again now picking up only, right? Oil was most important. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने कुछ भी करके कोशिश करी कि किसी तरीके से वेनेजुएला को भी EHM इकोनॉमिक हिटमैन वाले मॉडल के अंदर लेकर आया जाए, ठीक है। लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स द थिंग्स वर नॉट हैपनिंग। 2002 के अंदर उन्होंने रिजीम चेंज कराने की वहां पर भी कोशिश करी। वहां जो उनके उस टाइम पे द देन प्रेसिडेंट एट द टाइम 2002, उनको भी उन्होंने पहले क्या कहते हैं उनको हाउस अरेस्ट करवा दिया, ठीक है, और दूसरे बंदे को वहां पर लाने की कोशिश भी करी, बट एक्चुअली इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट एंड लेटर ही अगेन गॉट बैक एंड बिकेम द प्रेसिडेंट वंस अगेन। तो उन्होंने उस पॉइंट पे कोशिश तो करी थी, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या था? टाइमिंग सोचो, 2002, ठीक है, 2002 में उन्होंने कोशिश करी और वो ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? 2001 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स हुआ था। They were already getting into war with Afghanistan. They were finding Osama bin Laden. They were getting into war with Afghanistan and now then in Iraq, right? So they were already involved at multiple fronts. तो उन्होंने बोला यार अभी वेनेजुएला को भी छोड़ देते हैं, अभी फॉर द टाइम बीइंग हम बाकी कंट्रीज पे ही फोकस करते हैं। लेकिन वहां से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिए। देखो सिंपल सी बात समझो, यूएसए का तरीका या तो पावर से उनको डरा दो, कैरेट एंड स्टिक स्ट्रैटेजी से, या तो रिजीम चेंज कर दो, वो नहीं हो पा रहा तो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ और उनकी इकोनॉमी को अंदर ही अंदर वीकन कर दो। यही सेम चीज इन्होंने ईरान के साथ करी है फॉर एवर। आर यू गेटिंग माय? बिकॉज ईरान वाज अनदर कंट्री जो कि उनकी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। उन्होंने कितनी बार बोला कि नहीं, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए कि अब पूरा वर्ल्ड अब इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा। समझ रहे हो? अब एक और बहुत बड़ा इनके पास एक वेपन है, दैट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? या लॉजिकली एक बात सोचो, लेट सपोज आप पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर ना डिफरेंट ट्रेडर्स हो, ठीक है, जिनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अब सिंपल सी बात है, आप ट्रस्ट किसके थ्रू करोगे? बैंक्स के थ्रू ट्रस्ट करोगे। सारा का सारा बैंक्स का जो नेटवर्क है वो सारा का सारा ना स्विफ्ट मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करता है। मतलब स्विफ्ट मैकेनिज्म को ना ऐसा समझो, इट्स अ मैसेजिंग सर्विस काइंड ऑफ अ थिंग। इट्स अ नेटवर्क, इट्स अ मैसेजिंग सर्विस जहां पर वर्ल्ड के 12,000 प्लस बैंक्स आर देयर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। मतलब मान लो कि अगर एक बैंक दूसरे बैंक को बोल रहा है कि यार इस ट्रेडर ने एक कंट्री के ट्रेडर ने दूसरी कंट्री के ट्रेडर के साथ अगर ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ना, ये $1 मिलियन इसके अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर कर दो। अब ये मैसेजिंग, ये जो स्विफ्ट सर्विस है, ये ट्रांसफर खुद नहीं कर रहा, लेकिन ये मैसेज दे रहा है, और ये रिलायबल सोर्स है जहां पर एक मैसेज के ऊपर आप रिलाय कर सकते हो कि यार ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से आ रहा है, क्योंकि उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और सोचो, इतने सारे पूरे वर्ल्ड ओवर के सारे बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल आर पार्ट ऑफ स्विफ्ट। अब ये ना यूएसए बेस्ड कंपनी है बेसिकली। यूएसए ने इस पर्टिकुलर ट्रेड सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई कंट्री जो है वो उनके हिसाब से नहीं चलती, या वो उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, तो पहली चीज क्या करते हैं, उन्हें स्विफ्ट से हटा देते हैं। सेम थिंग दे डिड टू रशिया ऑल्सो इन 2022, जब उन्होंने यूक्रेन के ऊपर वॉर करी थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने उसको भी स्विफ्ट सिस्टम से रिमूव कर दिया था। स्विफ्ट सिस्टम से रिमूव करते ही अब यार ट्रेड कैसे हो? सारे के सारे बैंक्स जो है वो हैंडीकैप्ड हो गए। अब दूसरे बैंक से ट्रांजैक्शन ही नहीं हो पा रही, मैसेजेस नहीं हो पा रहे, ट्रस्ट सिस्टम कैसे डेवलप हो? सब कुछ कर ही नहीं पा रहे उस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो दैट वाज द बिग प्रॉब्लम दैट कैन हैपन। तो यूएसए का सबसे बड़ा एक और जो इनके पास बहुत बड़ा पोटेंट वेपन है, दैट इज स्विफ्ट सिस्टम। तो फर्स्ट थिंग वाज जो कैरेट एंड स्टिक, पेट्रो डॉलर्स, और फिर आ गया हमारा स्विफ्ट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वेनेजुएला के ऊपर अगेन 2010 से
इन्होंने प्रॉपर सैंक्शंस इन्होंने लगाने स्टार्ट कर दिए और फिर 2016-17 तक आते आते सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैवी कर दिए। क्योंकि 2016-17 के अंदर यूएसए ने फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रम्प का फर्स्ट टर्म चल रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2016 से लेकर 2020 तक, और 2017 तक आते आते ट्रेड वॉर वर्ल्ड ओवर के साथ उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, राइट। और जिसके अंदर उन्होंने फिर वेनेजुएला के ऊपर बहुत हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। अब सिंपल सी बात सोचो, मेरे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गए, मैं वेनेजुएला हूँ, ठीक है, मतलब वर्ल्ड मेरे से इजीली ऑयल नहीं खरीद सकता, और क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगाए हैं तो जो कंट्रीज यूएसए के एलाइज हैं और जो यूएसए से डरते हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दोज कंट्रीज विल नॉट बाय ऑयल फ्रॉम मी। मुझसे ऑयल कौन खरीदेगा? चाइना। तो सबसे ज़्यादा वो कंट्रीज जो ऐसी कंट्रीज हैं जो सैंक्शंस के बाद भी उनसे ऑयल खरीद सकती हैं, वो उनसे ऑयल खरीदेंगी। तो चाइना बिकेम द मेजर बायर ऑफ ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला एंड ईरान ऑल्सो। ईरान का भी सिमिलर सिचुएशन थी, क्योंकि ईरान भी इन चीज़ों पे मानता नहीं था। तो फिर ईरान का एक और प्रॉब्लम भी थी कि ईरान वॉज इनटू वॉज क्रिएटिंग देयर ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उसको उस बात पे भी प्रॉब्लम थी कि वो यूएस को कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम किस लिए लेकर आ रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वहाँ पर ईरान की भी ये प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन दोनों के ऊपर सैंक्शंस थे। तो चाइना, बिकॉज यार चाइना के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो दोनों से ऑयल एब्जॉर्ब कर सकता है, गेटिंग माय पॉइंट, तो वो दोनों से ही ऑयल लिया करता था। अभी रिसेंटली प्रॉब्लम इतनी बढ़ के हो गई क्योंकि 2022 के टाइम पर जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने फिर से सैंक्शंस लगाए और इन्होंने क्या किया, रशिया को स्विफ्ट से हटाया सबसे पहले। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या करी कि रशिया के यूएसए में एसेट्स पड़े हुए थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर वो एसेट्स थे, उन एसेट्स को फ्रीज कर दिया। अब यार एक बात सोचो, जैसे ही रशिया के उन्होंने एसेट्स को फ्रीज किया, वर्ल्ड क्या सोच रहा है कि भाई हमारे भी एसेट्स पड़े हैं वहां पे, और अगर वन फाइन डे अगर ये बोले मैंने आपके एसेट्स फ्रीज कर दिए तो क्या होगा? इसका मतलब, और हमारा तो सारा पैसा डॉलर्स में रखा हुआ है, इतने सारा वर्ल्ड है जिसने यूएसए को डेट दिया हुआ है, चाइना ने डेट दिया हुआ है इतना, डोंट यू थिंक? चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में डेट दिया हुआ है यूएस को, क्योंकि जितना भी चाइना अर्न करता था चाइना वापस का वापस वहां पर इन्वेस्ट कर देता था। लेकिन चाइना का रीजन कुछ और था इन्वेस्ट करने का। एक चीज समझो, चाइना वॉज नॉट इनटू पेट्रो डॉलर अरेंजमेंट। चाइना कोई ऑयल तो सेल कर नहीं रहा, फिर चाइना वहां पे क्यों सेल कर रहा था? थिंक अबाउट इट, मैं बताता हूँ। देखो होता क्या था, चाइना जो था वो वर्ल्ड का सबसे एक्सपोर्ट हाउस बन चुका था, ठीक है। यूएस और सारे के सारा ट्रेड, मोस्टली कमोडिटीज का ट्रेड डॉलर्स में ही हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब वो कोई भी कमोडिटी सेल कर रहे, दे विल गेट डॉलर्स एट देयर हैंड, राइट। अब उनके हाथ में इतने डॉलर्स आ जाएंगे और वो सारे डॉलर्स को अगर वो कन्वर्ट कर देंगे युआन के अंदर, सोचो उनकी खुद की होम करेंसी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? युआन इज गोइंग टू अप्रिशिएट इन वैल्यू, अप्रिशिएट हो जाएगी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब देयर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव इन द वर्ल्ड मार्केट्स। और यार मेरे अगर प्रोडक्ट ही एक्सपेंसिव हो गए तो मेरा कंपेटिटिव एज चला जाएगा, ये नहीं चाहिए मुझको। तो मैं डॉलर जो आए हैं ना उनको अपनी कंट्री में नहीं ला सकता, उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता युआन के अंदर। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? उसको मैं युआन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। मेरे को क्या करना है, डॉलर आए ऐसे के ऐसे ही यूएस बॉन्ड मार्केट में ही डाल दो। क्योंकि जिस अमाउंट ऑफ डॉलर्स दे वर अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईयर ऑन ईयर। अब इतना डॉलर वो कहां इन्वेस्ट करेंगे? द ओनली प्लेस दे कुड इन्वेस्ट दैट मनी वाज द यूएस ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट। तो दे स्टार्टेड पुटिंग दैट मनी बैक इनटू द ट्रेजरी बॉन्ड मार्केट। तो ऐसे करते करते ओवर द ईयर्स $1 ट्रिलियन प्लस का उनका पैसा रखा हुआ है यूएस बॉन्ड मार्केट के अंदर। बाकी कंट्रीज ने भी बहुत पैसा लगा रखा है। तो एवरीबडी गॉट स्कैर्ड कि भाई ये तो मतलब एनी टाइम द प्लेबुक कैन चेंज, एनी टाइम, बिकॉज नाउ दे आर प्लेइंग बाय देयर ओन रूल्स फॉर द फर्स्ट 70-80 years आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II. They have played by the rules. So people had trust in the system. But what these people are doing now, it is actually deteriorating that trust. अब हुआ क्या, वेनेजुएला ने भी साथ में, अब सिंपल सी बात है, आपको ये पता होगा जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्रिक्स प्लस जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है, इन कंट्रीज ने आपस में प्लान करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे इंडिया ने भी बोला जब ये ऑयल क्राइसिस चल रही थी इसकी वजह से, क्योंकि रशिया से वो ऑयल खरीद रहे थे, अब उन्होंने बोला यार हम तो क्या करेंगे ना, हम तो रुपये में ही खरीद रहे हैं उनसे,
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम तो रुपी में, वो हमें रुपी में सेल करने के लिए रेडी है क्योंकि करेंसी इतनी अप्रिशिएट होती आ रही है, डॉलर्स, ठीक है, करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो फिर मैं कैसे मैनेज करूंगा? मेरे को तो जो सस्ता पड़ेगा मैं वो करूंगा ना। तो अल्टीमेटली इंडिया हैड बाईपास्ड डॉलर। चाइना ऑलरेडी युआन में और बाकी कमोडिटीज के थ्रू ट्रेड कर रहा था रशिया के साथ। इसका मतलब ये लोग तो ऑलरेडी एक ऑल्टरनेट पेमेंट प्लान सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे जो स्विफ्ट पे भी डिपेंडेंट ना हो। इन्होंने क्या किया, खुद के बैंकिंग सिस्टम उन्होंने क्रिएट करने स्टार्ट कर दिए, डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट कर दिए जिससे कि ये आपस में ट्रेड कर सके। तो ये ऑलरेडी, ये ब्रिक्स कंट्रीज तो ऑलरेडी धीरे धीरे सब कुछ प्लान कर रही थी एंड यूएसए वाज लुकिंग एट दिस थिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स कि व्हाट इज रियली हैपनिंग। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हुआ ना, और इसमें फिर वेनेजुएला भी 2022 के बाद वेनेजुएला ने भी बोला क्या सैंक्शंस तो मेरे पे भी हैं, रशिया पे भी हैं, तो जब ये लोग भी सेल कर रहे हैं तो हम लोग भी सेल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने भी सेल करना स्टार्ट कर दिया उन्हीं की करेंसीज के अंदर। दैट मींस दे आल्सो ट्राई टू बाईपास द डॉलर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वेनेजुएला एंड रशिया। भाई रशिया इज अ न्यूक्लियर पावर एंड रशिया इज एक्सट्रीमली पावरफुल, बट वेनेजुएला इज नॉट। तो प्रॉब्लम क्या है ना, यूएसए ने क्या सोचा कि यार सबसे पहले मुझे वेनेजुएला के ऊपर अटैक करना बनता ही है। देखो एक चीज समझो, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिजर्व्स, आज प्रूवन रिजर्व्स आज की डेट में वेनेजुएला के पास है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स उनके पास ऑयल रिजर्व्स है, प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, जबकि सऊदी अरेबिया के पास भी 250-270 बिलियन बैरल्स है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पास है और यूएसए के पास 55 है। तो बाकी कंट्रीज के पास उस लेवल पर नहीं है जितना वेनेजुएला। तो वेनेजुएला स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर से ये भी इन्हीं के कैंप में जाता जा रहा है। तो दिस वाज इनटॉलरेबल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। तो उन्होंने बोला भाई अब कुछ भी करके ना, आई हैव टू फाइंड XYZ रीजन जस्ट टू गेट वेनेजुएलन ऑयल रिजर्व्स विद मी। अब उसके लिए, अब ऐसे ही तो बिना किसी बात पे तो आप जा नहीं सकते। तो जैसे सद्दाम हुसैन के टाइम पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, अब वो इस बार नहीं बोल सकते बिकॉज पीपल विल नॉट कीप ऑन बाइंग द सेम स्टोरी। दिस टाइम अराउंड व्हाट दे सेड कि यार हमारी कंट्री के अंदर ये ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, हमारी कंट्री में ड्रग्स भेजते हैं, इसकी वजह से वी वांट टू चार्ज देम। और इसलिए मैंने प्रेसिडेंट को ही उठाकर मैं न्यूयॉर्क लेकर आ गया हूं। ये कौन सी सॉवरेनिटी है? ये आपने जितने भी रूल्स बनाए थे यूनाइटेड नेशंस के साथ बैठाकर, जितने भी रूल्स बनाए थे, नाउ यू आर मेकिंग द मॉकरी ऑफ ऑल दोस रूल्स, राइट? थिंक अबाउट इट। आई एम द इंटरनेशनल पुलिस, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू। और फिर आके वो सेम लाइन्स आर गेटिंग रिपीटेड। व्हाट आर दोज लाइन्स? वी विल बिल्ड वेनेजुएला, ठीक है, we'll bring corporates who will invest hundreds of billions of dollars in the country. They have poor infrastructure. We'll improve their infrastructure. We'll improve the oil supply, जिससे वर्ल्ड को और बेटर ऑयल सप्लाई मिल पाए, जिससे कि we all will make a lot of money and will share those profits with the Venezuelan people. Yes, definitely they'll do that. तो जब आपको स्टोरी क्लियर होगी ना तो आपको लगेगा भाई सेम थिंग्स आर हैपनिंग. इट्स लाइक हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट इट राइम्स. बट हेयर इट इज राइमिंग मोर देन यू कैन इमेजिन. तो अभी इस टाइम पे ये चीज चल रही है. अब इसका इम्पैक्ट एक तो हम ये समझेंगे वर्ल्ड मार्केट्स पे क्या आ रहा है. पहले ये समझते हैं कि ऑयल मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा. क्योंकि आप सिंपल सी बात सोचो, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज अगर कोई ऑयल डोमिनेटेड कंट्री के ऊपर कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, भाई ऑयल के प्राइस अब दे आर गोइंग टू गो अप, राइट. अब ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे यार. लेकिन एक बात बताऊं, जब से ये अटैक हुआ है ऑयल के प्राइस हैव स्टेड वेयर दे वर. आज के पॉइंट पे ऑयल के प्राइस जो है ना $57-58 पर बैरल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है. और ये न्यूज आ गई, प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर चले गए, अबडक्ट कर लिया, सब कुछ हो गया. स्टिल द ऑयल मार्केट्स हैव नॉट बस्ट, इट हैज स्टेड वेयर दे आर. तो पॉइंट इज, आप एक बात समझो, देखो मार्केट्स जो है ना वो हमारी न्यूज की हेडलाइन की तरह नहीं चलती. मार्केट चलती है लॉजिक के ऊपर. अब लॉजिक क्या है ना, लेट्स अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, ठीक है, कि व्हाई द ऑयल प्राइसेस डिड नॉट मूव. आज अगर मैं प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाऊं तो उससे ऑयल के प्राइस क्यों बढ़ने चाहिए या गिरने चाहिए. ऑयल के प्राइस किस चीज पे डिपेंड करेंगे. ऑयल प्राइसेस विल डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. टेकिंग द प्रेसिडेंट अवे, हाउ इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज द ऑयल सप्लाई. इट इज नॉट गोइंग टू. देखो एक बात समझो कैसे. वो बोल रहे हैं कि ठीक है कंपनीज आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी. अरे भाई एक बात बताओ, आज आपने उनके प्रेसिडेंट को उठाकर लेकर चले गए हो. देयर विल बी पॉलिटिकल अनरेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम. क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शेवरॉन, एक्सॉन ऑफ द वर्ल्ड, डू यू थिंक ये कंपनीज कल ही आ जाएंगी और बोलेंगी चलो भाई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं.
अरे भाई वो वेट नहीं करेंगे फॉर द थिंग्स टू एक्चुअली नॉर्मलाइज, कि उनको पता चले वो इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करें और बंदा वहां पे प्रोटेस्ट हो जाए और वहां पे वो सब कुछ तोड़ ताड़ के चले जाए. दे एक्चुअली गो एंड प्लंडर एवरीथिंग. थिंक अबाउट इट. डोंट यू थिंक दैट कैन हैपन? दे विल वेट एंड लेट द थिंग्स मटीरियलाइज. और फिर दूसरी बात ये, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्या एक दिन में ठीक हो जाएगा? इट विल टेक ईयर्स फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेट डेवलप्ड. सेकेंड चीज, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया इसका मतलब ज्यादा ऑयल आ सकता है. ज्यादा ऑयल आया तो ऑयल प्राइस क्रैश हो जाएंगे. क्योंकि यार एक बात समझो, ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है ना वो मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस से नीचे आएगा तो इनइलास्टिक है, मतलब जितनी हमें जरूरत है हम उतनी उतनी खरीदते रहेंगे. लेकिन अगर एक लेवल से ऊपर प्राइस बढ़ जाते हैं तो डिमांड भी खत्म हो जाती है. मतलब जैसे आज उनके लिए, कंपनीज के लिए जो सबसे स्वीट स्पॉट जो है ना वो अराउंड $50-60 के बीच में है. ये एक ऐसा लेवल है जहां पर कंट्रीज अपनी ऑयल कंजम्पशन को मैक्सिमाइज कर सकती हैं. यही अगर वैल्यू $60-70-$75-$80 हो गई तो कुछ डिमांड कम हो जाएगी डेफिनेटली. क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो आप कुछ जगहों पे डिमांड को कम कर दोगे, राइट. और अगर यही 50 से भी नीचे चली गई तो द ऑयल कंपनीज विल मेक लॉसेस. एक तरफ वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एंड दे विल मेक लॉसेस. थिंक अबाउट इट. तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि अगर वो आगे डेवलप्ड कर भी लेते हैं इन ऑयल फील्ड्स को या इन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव भी कर देते हैं, उसके बाद भी वो एकदम से ऑयल सप्लाई बहुत मार्केट में इंक्रीज तो नहीं करेंगे. तो इसका मतलब उनको क्या करना है कि 50-60 की रेंज में रखना है और सस्टेनेबल टाइम तक रखना है, जिससे कि हम अपनी डिमांड को मैक्सिमाइज कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिटेबिलिटी निकाल भी सकें. इसका मतलब सप्लाई तो मार्केट में बढ़ेगी नहीं. तो वन थिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन के ऑयल प्राइसेस शुड गो डाउन. अब दूसरी चीज, वेनेजुएला से मैक्सिमम ऑयल कौन खरीद रहा था? चाइना. लेकिन अब वो सारा ऑयल किसके कंट्रोल में आ चुका है? यूएसए के. अब चाइना को प्रॉब्लम होगी ऑयल प्रोक्योर करने में, इसलिए चाइना को फिर ऑल्टरनेट सिस्टम्स के पास जाना पड़ेगा ऑयल खरीदने के लिए. अब सिंपल सी बात है, वहां पर उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी क्योंकि, और ऊपर से क्योंकि रिस्क प्रीमियम. देखो सिंपल सी बात समझो, ऐसा तो है नहीं कि आज उन्होंने अब सारा कंट्रोल कर लिया है तो कुछ ऑयल वहां फिर भी इलीगल सोर्सेज के थ्रू नहीं जाएगा, लेकिन वहां पर उनकी कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि रिस्क प्रीमियम्स इंक्रीज कर जाते हैं. इन शॉर्ट, चाइना की कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे. और चाइना के लिए ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है वो तो, ठीक है. तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनको जो करेगा वो ऑयल करेगा. तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत इंपैक्ट शॉर्ट रन में आएगा, जिसकी वजह से ऑयल थोड़ा सा अपवर्ड प्रेशर भी दिखा सकता है. बट दिस इज ऑल. बाकी तो देखो इट्स अ वेट एंड वॉच थिंग. बट हमें एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजी फ्रॉम हियर ऑन. तो इसका मतलब चाइना के लिए प्रॉब्लमेटिक शॉर्ट टर्म में हो सकता है, बट फिर भी चाइना कुछ बोल नहीं रहा. मतलब बोला तो है चाइना ने ये तो बोला है, जाके कंडेम किया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर. बट यू नो यूनाइटेड नेशंस हैव एक्चुअली बिकम अ मॉकरी दीस डेज, राइट. कि भैया वहां जाके बोला तो है कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग, बट चाइना चुपचाप बैठा हुआ है. क्योंकि चाइना पता है क्या सोच रहा है कि हाँ कर लो, तुम यहाँ करो ये सब, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना वो है ताइवान. क्योंकि आज अगर आप वेनेजुएला को इस तरह से आगे कंट्रोल कर रहे हो एंड यू विल कीप कंट्रोल ऑफ वेनेजुएला फॉर ईयर्स फ्रॉम हियर, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे ये लोग. तो मेरे पास भी ऑप्शन है कि एक दिन वन फाइन डे आई विल गो एंड से ताइवान इज माय टेरिटरी नाउ. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएस से क्या बोलेगा? क्या बोल सकता है? कुछ भी नहीं बोल पाएगा. इसलिए चाइना इज स्ट्रेटेजिकली नॉट सेइंग एनीथिंग, जबकि चाइना को लॉस भी हो रहा है. इंडिया इज ऑल्सो स्टेइंग मम. इंडिया इज ऑल्सो नॉट, अगर आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखो तो उन्होंने भी एक भी स्टेटमेंट आके वेनेजुएला के ऊपर नहीं दी है. उसका रीजन क्या है? देखो, इंडिया भी बहुत सारा ऑयल बिफोर 2025 वेनेजुएला से ले रहा था, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिसके ऊपर यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए थे, इंडिया कह रहा था भाई मुझे चाहिए ऑयल सस्ता, तो मुझे जहां से ऑयल सस्ता मिलेगा आई विल बाय ऑयल फ्रॉम देम. ठीक है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो, आई रियली डोंट केयर. तो वो वेनेजुएला से भी ऑयल लेता था. लेकिन 2025 मई 2025 के बाद क्या हुआ? कि जब से इनके ट्रेड टॉक्स वापस स्टार्ट हुए हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया को वेनेजुएला से ऑयल लेना इंडिया ने बंद कर दिया, क्योंकि उनको यही था कि अब यूएस से टैरिफ्स लगाएगा. तो अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बिकॉज इंडिया इज नॉट इन दैट काइंड ऑफ अ पोजिशन दैट दे कैन टेक ऑन द माइट ऑफ यूएस, जिसकी वजह से ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी चाइना से. चाइना के लिए सिर्फ चाइना के अगेंस्ट ही वो टैरिफ्स इंप्लीमेंट ढंग से नहीं कर पा रहा, बाकी सारी कंट्रीज के अगेंस्ट कर पा रहा है यूएस. तो चाइना के अगेंस्ट वो नहीं हो पा रहा. लेकिन इंडिया की पोजीशन आपको इससे क्लियरली पता चल जाती है कि इंडिया इज नॉट इन दैट पोजीशन
तो इंडिया ने पहले वेनेजुएला से ऑयल लेना बंद कर दिया था, इवन रशिया से भी काफ़ी हद तक उन्होंने ऑयल लेना कम कर दिया है, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हो क्या सकता है, अब क्योंकि वेनेजुएला के पास बहुत ऑयल है, ठीक है, तो और यूएसए के कंट्रोल में है, एक तो यूएसए अपना सिक्योर करेगा पहले तो ऑयल रिजर्व्स जितने भी उसको चाहिए, पहले तो वो आराम से वहाँ से निकाल लेगा, लेकिन साथ में वेनेजुएला को ऑयल सेल भी करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूएसए कैन यूज वेनेजुएलन ऑयल एज अ बेट फॉर इंडिया। हम तुम्हारे लिए वेनेजुएलन ऑयल को ओपन कर देते हैं, लेकिन तुम अपनी जो स्ट्रेटेजिक जो अलायंसेस उधर जो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स वगैरह जो बना रहे हो ना, रशिया के साथ, चाइना के साथ, ये सब जो कर रहे हो, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ये जो सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हो, डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ये मत बढ़ो। हम आपको ऑयल दे रहे हैं विदाउट सैंक्शंस, चीपर ऑयल आपको मिलेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन डू दैट। पॉइंट इज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया क्या करना चाहिए, इंडिया शुड प्ले वेरी स्ट्रेटेजिकली इस पॉइंट पे, बिकॉज इस पॉइंट पे साइड लेना इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। इंडिया ने पहले भी साइड नहीं ली थी, जब रशिया के टाइम पे भी हुआ था तो भी इंडिया, देखो, ऑल्दो इंडिया हैज ऑलवेज स्टेड विद रशिया, हैव ऑलवेज सपोर्टेड रशिया, बिकॉज रशिया हैज ऑलवेज बीन द कंट्री विच हैज सपोर्टेड इंडिया ऑलवेज। तो इंडिया कहीं ना कहीं और रशिया के साथ सपोर्ट में रहता है, लेकिन वो कहीं पे भी ओपनली आके नहीं बोलता कि आई एम इन सपोर्ट ऑफ रशिया। तो इंडिया ना सीधी बात किस तरीके से करता है, भैया देखो ऑयल सस्ता कौन देगा, तो अगर वेनेजुएला से उनको इस रेट पर मिल रहा है तो वो जाकर इस ऑयल रेट को लेकर बार्गेन कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, जिन जो उनके आज के सप्लायर्स हैं उनसे ही बार्गेन कर सकते हैं कि यार दीज पीपल आर गिविंग अस ऑयल एट दिस प्राइस, व्हाट प्राइस यू कैन ऑफर मी, विदाउट ब्रेकिंग द अलायंस। तो आज यूएसए के पास ऐसा हो चुका है कि वो इंडिया को बार्गेनिंग स्टिक तो दे सकता है, बट वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इंडिया कंप्लीटली फ्री है, इंडिया बहुत चीज़ों के अंदर यूएस पे अभी भी डिपेंडेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो इंडिया कैन नॉट जस्ट गो डायरेक्टली and against US altogether. So things, what you need to understand is guys that things are evolving pretty fast, and ये जो वेनेजुएला वाला केस है, अब आप यहाँ से एक और फाइनल चीज समझो कि इस जो अबडक्शन जो हुआ है प्रेसिडेंट का, उसका वर्ल्ड लीडर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। यार सब ये सोचेंगे भाई कल मेरे को उठा लिया तो, और देखो चलो इंडिया फिर भी देखो इंडिया में आके वो ये चीज नहीं कर सकता बिकॉज इंडिया इज अ न्यूक्लियर पावर, बट लुक एट अदर कंट्रीज। कौन सी कंट्री, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूबा से इनकी हमेशा प्रॉब्लम रही है, बिकॉज क्यूबा ने क्या किया था 1960s के अंदर, वो सोवियत यूनियन के कैंप में चला गया था, तब से इनके रिलेशंस हैव नॉट बीन दैट ग्रेट। तो क्यूबा इज एन ऑटोमेटिक चॉइस जिसको ये जाकर ये कंट्रोल कर सकता है, या ईरान को कर सकता है, लेकिन ईरान को करना विल नॉट बी दैट ईजी स्टिल, क्योंकि ईरान मिलिटरीली थोड़ा स्ट्रांग है, बट ये लोग डेफिनेटली वहां पर ये ट्राई कर सकते हैं। तो होगा क्या अब, लेकिन वर्ल्ड को ना इस पर्टिकुलर इवेंट से, एक इवेंट जो हुआ था 2022 के अंदर जब उन्होंने एसेट्स को फ्रीज किया था, उससे एक बहुत बड़ा जॉल्ट वो था जब वर्ल्ड लीडर्स को समझ आ गया था कि भाई हमारे एसेट सेफ नहीं है, जिस कंट्री में जहां जहां गोल्ड पड़ा है, जहां जहां हमारे एसेट्स पड़े हैं, उन सबको लेकर अपनी कंट्री में लेकर आ जाओ। तो एक वो चीज आ चुकी थी, और दूसरी चीज आ चुकी है भैया अब ना वर्ल्ड इज नॉट सेफ एनी मोर। Now we have no other option but to focus on our defense systems. अब खुद के डिफेंस सिस्टम्स को इंप्रूव करना, इसका मतलब अब हर कंट्री अपने अपने डिफेंस को और इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। तो इन्वेस्टमेंट्स इन डिफेंस सेक्टर्स यू विल सी ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इन इंडिया ऑल्सो, कि डिफेंस के अंदर ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड, बट इसके बाद तो और एक्सेलरेट होगा। तो पॉइंट इज कि ये बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग with this particular incident. How Trump has attacked Venezuela, how the world leaders are reacting to it, how the world leaders are going to prepare for it, the impact on the oil markets, and the shift in the global financial system from here on.